Is it visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, तो मैंने कल क्या बताया था आपको, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात की थी कल मैंने कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन इम्पार्ट करेगा, C3S यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और सबसे लीस्ट किसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, आपको मैंने पहले बताया था नेम, आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में ही। देखिए आप यहाँ पे C4AF में यानी जो कि आपका टेट्रा कैल्शियम एल्जिनोफेरेट है, इसका वर्स्ट सीमेंटेज प्रॉपर्टी है। वर्स्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, वर्स्ट सीमेंटेज प्रॉपर्टी किसका सबसे ज्यादा, सबसे मतलब घटिया है, सबसे वर्स्ट C4AF का यानी टेट्रा कैल्शियम एल्जिनोफेरेट का। तो यहाँ तक मैंने देख लिया था। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन, अब रेट ऑफ हाइड्रेशन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पानी के साथ व्हेन वी ऐड द वाटर द इंस्टेंट इट रिएक्ट्स विद वाटर यानी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सीमेंट, वो सबसे ज्यादा किसका होगा, विगरसली रिएक्ट करता है C4AF। एंड देन आफ्टर दैट C3A, सबसे लिस्ट किसका होगा, C2A यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट का, C2S का। ये कल आपको मैंने डिस्कस किया था। अब मैं आपको यहाँ पे देख के लिए चलता हूँ। यहाँ पे देखिए बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कैन एनीवन एक्सप्लेन बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है क्या है, बताइए क्या होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब। जो प्रकार के रखते सर, करता है जोड़ के जो रखता है। देखिए ठीक है, वो नाम से दिख रहा है, नाम में ऑब्वियस है, मतलब इसका मतलब है सेटिंग। बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब सीधी सी बात है, सेटिंग किसकी सबसे पहले ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये है। गॉट इट, बात समझ पा रहे हो? यस सर। यानी सेटिंग का मतलब हो गया लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी। कल मैंने बताया था आपको, लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी मींस सीमेंट कितना स्टिफ हो गया है, दैट मींस हाउ मच सीमेंट हैज बिकम स्टिफ, यानी वो कितना सेट हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि पहले रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ आप देखिए पर यहाँ पर बाइंडिंग प्रॉपर्टी यानी सेट, सबसे पहले सेट कौन करेगा, C3S, ये कल आपको मैंने बताया था। और सिर्फ आपको अगर हाइड्रेशन की बात करें, पानी के साथ सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, C4AF है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम में, यही से क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम। ये हो गया, और एक लीचिंग, ये भी क्वेश्चन पूछता है, लीचिंग कितना परसेंट होता है, अप्रोक्स 20 to 30% OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रही है, यहाँ पे कर रहा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा है। अब मैं आपसे बात किया था सर, एक बार लीचिंग बता दीजिएगा। लीचिंग कल मैंने बताया था, लीचिंग आपका वॉश आउट ऑफ मिनरल्स हो जाता है। लीचिंग कैसे एक्शन होता है, कल आपको मैं बताया था, जब ये रिएक्शन होता है यहाँ पर C2S के साथ जब वाटर का, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बट इसके एज कम्पेयर टू C3S यहाँ पे कम होता है इसके कंपेयर में C2S में। क्यों कम होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 मोल है कैल्शियम का, यहाँ पे 3 मोल है लाइम का मतलब, और यहाँ पे कितना मोल है, ओनली 2 मोल्स ऑफ लाइम है प्रेजेंट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन थोड़ा कम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे इस केस में इसलिए कहते हैं, जब आपको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ लंबे टाइम में चाहिए हमें, आपको क्या कहते हैं, आपको अगर सेटिंग बढ़ाना है, आपको लंबे टाइम में आपको चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, C2S के प्रोपोर्शन को बढ़ा दोगे। और इसी प्रोपोर्शन में बढ़ाने में एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कई बार क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा है, ये बेसिसिटी को बढ़ा देता है, बेसिसिटी को, बट समटाइम्स इट आल्सो गेट्स वॉश्ड अवे। इसके वजह से लीचिंग एक्शन होता है, ड्रेन आउट हो जाता है, ये लीचिंग एक्शन होता है, इसकी वजह से कंक्रीट क्या होता है, पोरस हो जाता है। इसकी वजह से कंक्रीट पोरस हो जाएगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर की कम हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेट ऑफ सेटिंग इन सीमेंट जो होता है, इसको रेगुलेट हम लोग कर सकते हैं बाय द एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो ऑफ सिलिका ऑक्साइड से डिवाइड बाय एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड। इन दो सिलिका डाइऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, इन सब को हम रेशियो को हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, इसके प्रोपोर्शन को एडजस्ट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला दिया हुआ आपका, ये भी उस डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट देखिए, मैं आपको ग्राफ से इसको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे ग्राफ मैंने कल आपको एक्सप्लेन की, टाइम कम थी, तो ये आपको देखिए यहाँ पे जैसे कि आप आई विल शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट कम्स आउट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका ऐसे निकल के आता है। अब ये जो मैंने कर्व आपको बताई, यहाँ पर देखिए C3S की कर्व, ये C2S। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसका बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, किसमें है सबसे ज्यादा सेट होने का पहले स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, ये C2S है। सबसे लिस्ट किसका है, C4AF। जैसे कि मैंने आपको बताया था, C4AF का जो है फर्स्ट सीमेंटिंग कोड, इसमें याद रखिएगा, सबसे एंड में C4AF हो गया, सबसे पहले C3S होगा, C2S होगा, फिर C3A होगा। ये तो आप समझ गए इस चीज को। अब यही चीज को हमने ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट किया है। यहाँ पे ग्राफ में इसका देखिए प्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पे हमने एज लिया है, नंबर ऑफ डेज में, और वाई एक्सिस पे हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी C3S ग्राफ, यहाँ C2S है, C3S है, C3A और C4AF है। अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने कर्व आपको बताई है, जिसकी वेरिएशन, ये किसका वेरिएशन बता रहा है, ये वेरिएशन किसका बता रहा है ये कर्व, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद टाइम। गुड, दिस कर्व इज इंडिकेटिंग द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसका बता रहा है, टाइम के साथ में। अब ये बताइए इसमें एक मिनट, पेन मैं ले लूं, चेंज कर लूं। हाँ, यहाँ पर इस कर्व की स्लोप क्या बताएगी, इस कर्व की स्लोप क्या बताएगी? द कर्व ऑफ द स्लोप यहाँ पे जो इंडिकेट करेगा, द स्लोप विल इंडिकेट द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ स्लोप आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आप सपोज यहाँ पे थीटा एंगल है आपके यहाँ पे ये, और यहाँ पे हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? यस सर, ज्वाइन सेटिंग टाइम सर, सेटिंग टाइम सर, ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट ज्वाइन कर दो। मैं कहता हूँ ना क्लास के बीच में हो गया, और भी कोई बच्चे हैं क्या? स्टार्ट करूं मैं? सर जो स्लोप है ना वो सेटिंग टाइम को बताएगा। देखिए फिर यही चीज मैंने आपसे बोला कि स्लोप सेटिंग टाइम नहीं बता रहा है, स्लोप आपका रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है। अब मुझे ये बताओ, एक छोटा सा पैरामीटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेटिंग टाइम और गेन ऑफ स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीज है, बात समझ पा रहे हो? सेटिंग टाइम मतलब ये नहीं होता है कि आपका गेन स्ट्रेंथ, मान लो अगर सीमेंट जो है, सपोज आपका क्विक सेटिंग सीमेंट है, वो आपका सेट तो बहुत जल्दी कर जाता है, बात समझ पा रहे हो ना? सपोज 8 घंटे में सेट कर गया उसका। सेटिंग मतलब क्या, फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनिशियल मत बोलना आप लोग, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, फाइनल सेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपकी जो सीमेंट सेट हो जाएगी पहले, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगा उसके अंदर। क्या स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगा क्या? मैंने ऐसा बोला क्या कहीं पर भी? सीमेंट सेट होना इट डजंट मीन कि स्ट्रेंथ उसमें जल्दी आ जाएगा। सीमेंट सेट होने का मतलब ये है कि भाई आपका सीमेंट सेट हो गया, आप उसके साथ आप काम नहीं कर सकते हो, यू कांट वर्क इट विथ इट। व्हाट इज बात, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, इस चीज को मैं बता रहा हूँ शुरू क्लास से आपको। सीमेंट का सेट होना और स्ट्रेंथ आना दोनों अलग अलग पैरामीटर है, बोथ आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द फर्स्ट क्लास ओनली। व्हाट इज, आप देखिए यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे स्लोप, देखिए यहाँ पे इनिशियल में अगर आप देखते हैं, मैं टी इक्वल टू 0 पीरियड में बात कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 पीरियड में बात कर रहा हूँ आपको। यानी यहाँ पर जब आप देखेंगे स्लोप, इनिशियल स्लोप यहाँ पे देखिए, और यहाँ का स्लोप देखिए आप, आपसे मैंने पूछा था अभी, तो स्लोप देखेंगे आप यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं स्लोप में? C3S का कर्व का जो स्लोप अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है? इनिशियल रीजन में C3S का कर्व आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इनिशियल ये हम मान रहे हैं, और ये फाइनल रीजन C3S का है। मैं अभी सिर्फ C3S की बात कर रहा हूँ, आप नीचे का भी कुछ मत देखेंगे, सिर्फ C3S को देखें। अभी समझ पा रहे हो बच्चों? आवाज जा रही है मेरी? यस सर, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप इस चीज को देखिए, यहाँ पर है स्लोप, जो पहले हमने आपको क्या बताया था, ये स्लोप विल इंडिकेट द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, पहला पॉइंट दिमाग में रखिए इसको। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं C3S वाले कर्व की स्लोप को देखूं इनिशियल रीजन, और C3S वाले स्लोप को फाइनल रीजन में देखूं, ये वाला कर्व को देखूं स्लोप के फाइनल रीजन में, कहाँ स्लोप ज्यादा है, इनिशियल में या फाइनल में? इनिशियल में सर। गुड, इनिशियल रीजन में ज्यादा है। इसका मतलब है इनिशियल स्ट्रेंथ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? C3S कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट टाइम के बढ़ने के साथ ज्वाइन होना चाहती है। और कौन है? जल्दी पहले ज्वाइन करवाइए, जल्दी सबको बोलिए आने को। और कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं ज्वाइन करने वाले? सिर्फ एक ही मुझे शहनवाज अभी दिखा है ज्वाइन करते हुए। एक अभिजीत बोल रहा था सर, ज्वाइन नहीं हो रहा है। जल्दी बोलिए ज्वाइन करने को, फिर मैं, क्योंकि देखिए कंसेप्ट समझ नहीं पाओगे आप यहाँ से, इस कंसेप्ट को समझ लो, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सीमेंट ऑलमोस्ट रैप अप हो जाएगा आपका। मैंने आपको पहले ही बोला था, सीमेंट में अप्रोक्स 25% क्वेश्चन बनते हैं, अप्रोक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सीमेंट से आएंगे आपको एग्जाम में। हो गया, मैं स्टार्ट करूं? यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। इससे क्या होता है ना, क्लास में रिदम टूट जाता है ना, फिर वही चीज को बार बार बोलो। चलो फिर मैं कर रहा हूँ। तो आपसे मैंने क्या पूछा था, इनिशियल रीजन में, इसका मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? विवेक ने से बताया, इनिशियल स्ट्रेंथ कौन कंट्रीब्यूट करा रहा है हमें? C3S। बट टाइम के बढ़ने के साथ
रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीज, देख रहे हो सबका एक, देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखा हुआ नीचे, यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ डेज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब आप मैंने एक पहले क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, सीमेंट अपना स्ट्रेंथ कब अचीव करता है, कितने टाइम तक बताओ? 99% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है 28 डेज। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, सीमेंट जो है अपने पूरे एंटायर लाइफ में वो फिर कोई एंट्री कर गया है, वो फिर कोई एंट्री कर रहा है यार। मैं देखो क्या बताऊँ आप लोग से, मैं एक विनती करता हूँ कि कृपया नेक्स्ट क्लास से ना आप लोग थोड़ा जल्दी आए प्लीज़। इससे क्या होता है, देखो 15 मिनट मेरा यहीं पे वेस्ट हो रहा है। अब बताओ आप लोग 12 बजे निकलना भी होता है, तो मैं कैसे ऐसे कंप्लीट कर पाऊँगा बताओ आप लोग? थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाइए प्लीज़। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अब मैं एंट्री नहीं दूँगा किसी को, ठीक है? चलिए जो हो गया सो हो गया। हाँ आवाज़ जा रही है ना? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा जो फाइनल जो मेरा जो यहाँ पर स्ट्रेंथ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ की बात है, वो ऑलमोस्ट सभी में क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है क्या? ये सब में देखिए, यहाँ सेम देखिए, यहाँ देखिए सब में सेम होगा, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ सीमेंट की है, ये देखिए हमने 28 दिन में आपको कल बताया था क्यों करते हैं। अब कौन आया है, अब कौन आ गया है? चलिए ठीक है, तो होगा, अब किसी की एंट्री अभी नहीं होगा, लास्ट पैनल था अभिजीत, अब आपके पास किसी की एंट्री नहीं है, थोड़ी जो भी होगा बाहर वेटिंग रूम में बैठने बोलिए उनको, लास्ट में एंट्री मिलेगा अटेंडेंस के टाइम पे, अटेंडेंस मिल जाएगा इसको छोड़ दीजिए सर, ये नहीं कीजिए। आपको मैंने पहले बोल दिया, कल से आप लोग सब लोग ध्यान दें, आपको एंट्री कर जाना 10 मिनट का मैं टाइम दूंगा, बस इनिशियल का 10 मिनट, और मैं उसके बाद एंट्री किसी को भी परमिट नहीं करूंगा, पहले मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए। चलिए मैं फिर समझा रहा हूँ, चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या सर डाटा प्रॉब्लम के कारण लेफ्ट हो जाता है अपने सर, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है सर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं? तो एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ ना, कनेक्ट डिस्कनेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसको एक बार एंट्री हो गया वो तो कनेक्ट फिर से हो जाते हैं। ओके सर। एडमिट जिसको मैंने इधर से कर दिया वो तो एंट्री हो ही जाते हैं ना एक बार में, वो एडमिट ही नहीं हुआ अभी तक, वो Yes, कैसे sir, डेटा प्रॉब्लम की कम। जी सर, चलिए ठीक है, एडमिट करना पड़ता है, रिन्यू कीजिए सर। चलो छोड़ो सब बात, चलो यहाँ देखो ध्यान दो पढ़ने पे। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर C3S वाले कर्व के यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, ये स्लोप अगर आप देखें यहाँ पर, आप स्लोप क्या आप यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हो, स्लोप अगर आप देखते हो C3S की इनिशियल में और C3S की फाइनल में, तो आपको इनिशियल स्लोप क्या है, ज्यादा दिखेगी इनिशियल की स्लोप। इट मीन्स यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इट मीन्स क्या है इसका बताइए आप लोग, अगर स्लोप यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है इनिशियल रीजन एज कम्पेयर टू फाइनल रीजन, इसका मतलब क्या है, इनिशियली में रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा है किसके अंदर, C3S के अंदर, इनिशियल रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज मोर इन C3S। अब हम देखिए टाइम के बढ़ने के साथ इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है, देखिए टाइम के साथ इसकी क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, और एक टाइम पर सब ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। बस समझ, अब देखिए हर चीज का सीमेंट का अलग यूज है, इसलिए सब जगह अलग। अब जैसे आपको चाहिए अर्ली स्ट्रेंथ, आपने वहां पे ठीक है अर्ली स्ट्रेंथ तो गेन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका, जैसे आपने क्या किया, कुछ सेटिंग सीमेंट यूज किया, सेट जल्दी कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आ गया उसके अंदर, बात समझ पा रहे हो, दोनों अलग अलग पैरामीटर है, कुछ सेट कराना और स्ट्रेंथ आना, स्ट्रेंथ तो अपने टाइम की आएगा सीमेंट के अंदर में, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो C2S वाले कर्व को आप चेक करो, आप C2S के कर्व को चेक करते हैं अगर, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं, जिसके अगर स्लोप को देखते हैं, अगर इनिशियल स्लोप को यहाँ पर देखें, तो थीटा समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देखिए इसके अगर फाइनल स्लोप को देखिए, यहाँ पर अगर फाइनल स्लोप को देख रहे हैं, इनिशियल स्लोप को और यहाँ फाइनल स्लोप को अगर आप चेक कर रहे हो, इसमें किसमें ज्यादा है, स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे स्लोप इनिशियल स्टेज में क्या है, कम है या ज्यादा है, C2S केस में कम है, लेकिन लेटर स्टेज में क्या होते जा रहा है, ये इंक्रीज होते जा रहा है। इसलिए मैंने आपको कल क्या समझाया था, लेटर स्टेज में स्ट्रेंथ को अगर कंट्रीब्यूट करना होता है, सो वी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C2S। आप यहाँ पे ग्राफ से आप समझ पा रहे हो, C2S का प्रोपोर्शन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हो ना इसका स्ट्रेंथ का पैरामीटर में, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ते जा रही है। इसलिए मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में C2S का मेन रोल होता है,
उसके बाद में स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है। चलिए, ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम वगैरह में जरूर इसको बनाएंगे। आपके मार्क्स ग्राफ और डायग्राम जितने आप बनाते हो, इंजीनियर्स का पहचान यही है, आप ग्राफ को कितने आसानी से पढ़ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, समझ रहे हो बात? इंजीनियर शुड लर्न हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। आप ग्राफ से सब चीज बता सकते हो। चलिए, अब मैं नेक्स्ट चीज देख रहा हूँ, नेक्स्ट आपका पैरामीटर देखने जा रहा हूँ। यानी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, C3S की कंट्रीब्यूशन इनिशियल स्टेज में ज्यादा है। C3S की कंट्रीब्यूशन, अब हम रैप अप कर रहे हैं इसको, C3S की कंट्रीब्यूशन इनिशियल स्टेज में ज्यादा है और C2S की कंट्रीब्यूशन फाइनल स्टेज में ज्यादा है। बात समझ के, पिक्चर क्लियर है क्या मैंने बोला? C3S की कंट्रीब्यूशन इनिशियल स्टेज में ज्यादा है और C2S की कंट्रीब्यूशन इज इन द फाइनल स्टेज मोर एज कंपेयर्ड, है ना? जब C3S ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है C2S से, कहने का मतलब पूरी कहानी में ये है, C3S ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है एज कंपेयर टू C2S। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ हाइड्रेशन। मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम किसका है? हु रिएक्ट्स विद वाटर अर्लीस्ट? पानी के साथ सबसे अर्लीस्ट कौन रिएक्ट करता है? C4A। गुड। C4A पानी रिएक्ट C3A करता है ना, वो तो सबसे ज्यादा है, उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है ना C4A का। C4 देखिए, फिर मैंने कल आपको क्या बोला था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा यानी प्रेजेंटेशन आपको जब भेज दिया था, पढ़े नहीं है, किसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन है? C4A। फिर कैसे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जब ऑलरेडी मेंशन है विवेक, तो यहाँ पे आप यहाँ से फिर आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो आप उस चीज को। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ, पानी के साथ इसके देखो कोई फिर अभी एंट्री क्या लग रहा है, किसी का एंट्री भी फिर हुआ है। सर छोड़ दीजिए सर। ऑफिशियल सोनू सरकार कौन है? कौन है? क्लासमेट है सर। यस सर। दिख रहा है वीडियो, ये प्रेजेंटेशन? हाँ, तो मैं अब देखिए, मैं आपको डील करने जा रहा हूँ रेट ऑफ, अब नहीं मैं कोई भी इंटरव्यू अब मैं नहीं दूंगा एंट्री, ठीक है? रहने दो, बैठने दो वेटिंग रूम में, बोल दो जो भी है। रेट ऑफ हाइड्रेशन मैं इसलिए करता हूँ भैया, किसी को तकलीफ ना हो आगे वाले लेक्चर में, तो आप समझ नहीं पाओगे, मेरी कोई गलती नहीं इसमें रहेगी। पहले मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, आप लोग एंट्री करते हो लेट, टाइम किल करवाते हो। मैं रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर। रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें ज्यादा होगी? अब आप यहाँ पे ग्राफिकली इसको फिर से देख सकते हो। ग्राफिकली आप देखो तो C4AF यहाँ पे दिख रहा है, C3S है, फिर आपका क्या है यहाँ पर? C2S है। मैंने आपको क्या बताया था? C4AF जो है 24 आवर्स के अंदर में क्या हो जाता है, इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसका होता है? C3A का। आपको मैंने क्या बताया, C3A कितने हुए? ये दोनों 24 आवर्स के अप्रोक्स में हो जाता है, दोनों के दोनों, C4AF और C3A। और C3S का कल मैंने आपको बताया था, ये 1 से 2 वीक में इसकी हाइड्रेशन स्टार्ट होती है, 1 to 2 वीक्स में। और जो C2S है अपना, अप्रोक्स 1 ईयर में जाके इसका हाइड्रेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है 1 ईयर तक हम पानी उसमें ऐड करते रहेंगे। बात समझ रहे हो बात को? 1 ईयर बोलोगे सर धीरे धीरे ऐड करते हाइड्रेशन, ऐसा नहीं है। पानी जो होना होता है वो हम लोग T=0 पीरियड पे हम उसमें डाल चुके होते हैं पानी, वाटर सीमेंट में। वी ऐड द वाटर इन द सीमेंट एट द टाइम T=0। गॉट इट? यस अब यहाँ ग्राफिकली अब इसे प्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ टाइम इन डेज दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है? फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रेटेड, है ना? फ्रैक्शन हाइड्रेटेड कितना है। अब यहाँ पे देखिए, अब कौन से कंपाउंड कितने टाइम पे पानी से कितना रिएक्ट कर चुका होता है, वो आपको ये कर्व बताता है। ये कर्व आपको बता रही है कौन सा कंपाउंड कितने टाइम पे पानी से कितना रिएक्ट कर चुका है। दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रेफर्ड हियर, वही यहाँ पे रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब ये देखो, एक मिनट में हाइलाइट कर लूँ। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर शुरू के एक दिन में C4A अप्रोक्स कितना हाइड्रेट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है, ये 1 डेज है। आप शुरू के एक दिन के बाद को यहाँ पे और 10% यहाँ मान लो, 10-20% यहाँ है, 40% ये 0.6, 0.8, 0.9 होगा ये अप्रोक्स। ये कितना है? 0.9 है ये वाला, ये टर्म 0.9 होगा ये, ठीक है? यहाँ पे 0.9 है, मेंशन नहीं हुआ है, 0.9 है ये। तो अब मैं कह रहा हूँ, ये देखो शुरू के एक दिन में C4AF, शुरू के एक दिन में, यहाँ देखिए शुरू के इनिशियल 1 डेज में C4AF जो है आपका क्या हो गया? 90% से ज्यादा हाइड्रेट हो गया, यानी 0.9 यहाँ पर 90% से ज्यादा हाइड्रेट हो चुका है C4AF। बात समझ में आ रही पिक्चर? यस सर। C3A जो है, C3A अप्रोक्स कितना हो रहा है? 80% हो चुका है हाइड्रेशन इसका।
C2S की कितनी हो रही है? C2S की कितनी हो रही है? अप्रॉक्स 20% के आसपास। ये थोड़ा सा ऊपर ग्राफ जाएगा, ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो गया, 20% के अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स यहाँ पर रेंज होगा समझो। ये अप्रॉक्स 20% हो जाती है C2S, और C3S जो है अप्रॉक्स कितनी हो गई इसकी हाइड्रेशन? 20% की हाइड्रेशन हो गई इसके अंदर। तो एक बार चेक करना, ये C2S की हाइड्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हो, C2S यहाँ नीचे वाला है, ये C2S की हाइड्रेशन एकदम से कहाँ बढ़ गई है? क्यों बढ़ गया है? देख रहे हो? अचानक बढ़ गई हाइड्रेशन। 10 डेज के बाद बढ़ गया सर। ये अचानक से नहीं, 10 डेज तो वो तो ठीक है, पैरामीटर टेस्ट करने के बाद वो देखा जाता है, वो तो आप लैब में सब टेस्ट करो, इनिशियल उसका पीरियड सब चीज। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये आपकी हाइड्रेशन अचानक से इसकी क्या हो रही है? बढ़ रही है अचानक से। ये कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ लेटर स्टेजेस में। अब और चेक क्लियर हुई क्यों स्ट्रेंथ? आप मैंने पूछा था कल डैम में क्यों देते हैं, आपको इतना सारा एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्यों यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्यों स्ट्रेंथ कैसे लेटर स्टेज में इसका इम्पार्ट होते जा रहा है। बात क्लियर हो रही है आपको? अब देखिए लास्ट में जाकर आप देख रहे होंगे सब जाकर सेम हो जाते हैं लास्ट में, लास्ट स्टेज, लास्ट में जाकर सब सेम हो जाएंगे। कहाँ पर जाकर सेम होते हैं? एट टी इक्वल टू, बताओ कहाँ पर जाकर सेम हो जाएंगे? 150 days अप्रॉक्स सर। मैंने आपको कल क्या बोला था? एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पीरियड। यस सर, इनफाइनाइट पीरियड। ये ग्राफ के हिसाब से ऐसा कुछ लगा सर मुझे। नहीं, आपको इनफाइनाइट टाइम तक में जाकर होता है ये आपको कल मैंने क्लियर कर दिया था। चलिए जी सर। आपको नेक्स्ट आप देख रहा हूँ, अब नेक्स्ट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर देखना चाहते हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड, कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है। काफी अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा, थोड़ा इस डेटा को समझने की कोशिश कीजिए, काफी कंसेप्चुअल बातें हैं। अब नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कि 3 दिन में दिया हुआ और 90 डेज का दिया हुआ है। किस चीज में बात कर रहा हूँ? अभी हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ, इन द नेक्स्ट 3 डेज एंड 90 डेज। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बाद में डील करूंगा, इस चीज को भी आप भूल जाइए, इस कॉलम को भी भूलिए अभी आप सिर्फ यहाँ देखिए, आप फोकस कीजिए 3 डेज और 90 डेज में क्या हो रहा है। क्या मतलब है इस बात की? अगर एक हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम किस में रेफर करते हैं? इन कैलोरी पर ग्राम, इन कैलोरी पर ग्राम, इन कैलोरी पर ग्राम में। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट की यूनिट आपने लोगों ने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री वगैरह में, क्या होता है हीट का यूनिट? जूल सर। जूल। होता है। और यहाँ पे एनर्जी जो लिबरेट होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल होती है। लेकिन कैलोरी पर ग्राम भी कहते हो आप। अब जब खाना खाते हो कहते हो ना इतने कैलोरी हमने बॉडी में इंटेक किया है, इतना फूड खाओगे तो आपको इतनी कैलोरी बॉडी में इंटेक हो जाएगी। हाँ, तो वही कहने का मतलब। अब देखिए यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन में यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है 3 दिन और 90 डेज के जब आप देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये कि अगर 1 ग्राम, सुनिएगा बात को, 1 ग्राम बॉक्स कंपाउंड को पानी से रिएक्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितनी हीट इवॉल्व करेगा? तो ये समझिए इस बात को, अगर 1 ग्राम C3A रिएक्ट्स विद वाटर, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो 3 दिन में 210 कैलोरी हीट इवॉल्व करेगा। 210 कैलोरी हीट इवॉल्व इन 3 डेज। कौन इवॉल्व करेगा? C3A। बात सुनिएगा, अभी मैं और बोल रहा हूँ। तो हाइड्रेशन के आपको पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हाइड्रेशन कैसा रिएक्शन एक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन से टाइम पे हीट भी इवॉल्व हो रही होती है, इस रिएक्शन के टाइम पे हीट भी इवॉल्व हो रही होती है। वही हमें यहाँ पर दिख रहा है, रिएक्शन जब हो रहा है हीट भी इवॉल्व हो रही है, वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हाइड्रेशन जिस रेट से चल रहा होगा उसी रेट से हीट इवॉल्व होगी, यानी हाइड्रेशन जिस रेट से चल रहा होगा उसी रेट से इवॉल्व होगी। क्लियर है ये 2 चीज? मैंने 2 पॉइंट आपको कवर किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो आपको हीट इवॉल्व हो रही है, और हाइड्रेशन जिस रेट से चल रही होगी उसी रेट से हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही होगी। बात समझ गए यहाँ पर? अब इस चीज को चेक कर सकते हैं, लाइए अब आपको चेक करवाते हैं। कैलकुलेटर है आप लोग के पास या आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे ही? देखिए इस चीज को चेक कर सकते हैं, यानी पहले 3 दिनों में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, पहले 3 दिनों में C3A ने कितना हीट इवॉल्व किया है? 210 कैलोरी इवॉल्व किया। अब नेक्स्ट 87 डेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 87 डेज में हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड? हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड इन द नेक्स्ट 87 डेज? 90 जूल सर। हाँ, 90 कैलोरी पर ग्राम। अभी तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ना, अभी तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट करूंगा। आप यहाँ पे देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, तो तुम मुझे पहले ये बताओ 87 डेज में, मैं सुनो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, तो मुझे ये बताओ कि इन 87 डेज में कितना % हीट इवॉल्व होगा? 87 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिन तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, और रिमेनिंग 87 डेज में कितना % हीट इवॉल्व हो जाएगा? 100 टू फर्स्ट 3 डेज
100 हाँ बिल्कुल सही है 100, लेकिन मैं परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 100 करो अप्रोक्स 50% के आसपास आएगी अप्रोक्स। यस सर। अप्रोक्स कितना आ जाएगा 50% के आसपास 50% के आसपास आ जाएगा। किसका ये आपका C3A की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अब मैं आपको देखो C2S के बारे में बता रहा हूँ आपको। C2S को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, C2S की बात को देखिएगा फिर आप समझ जाइए कंसेप्ट को। अब C2S में पहले बताओ फर्स्ट 3 डेज में कितना हीट इवॉल्व हो रही है 10 पर ग्राम हो रहा है हीट इवॉल्व। नेक्स्ट 87 डेज में कितना हो रहा है 40 के अप्रोक्स। हाँ 30 होगा तो नहीं आप तो हाँ नेक्स्ट 87 मतलब 10 तो यहाँ हो गया तो ओवरऑल तो 40 ही होगा ना। इसका मतलब है नेक्स्ट 67 मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज में मैं आपको रिपोर्ट करना है परसेंटेज में नेक्स्ट 25% है 25%। कितना सुनिए पहले अभी नेक्स्ट 87 डेज में पहले 3 दिनों के कंपेयर की मैं बात कर रहा हूँ। पहले 3 दिनों के कितना परसेंटेज हीट इवॉल्व हुई है नेक्स्ट 87 डेज में पहले 3 दिनों के कंपेयर में कितना इवॉल्व हुई है आप इसको कैसे निकालोगे 30 डिवाइड बाय 10 30 में बात कर रहा हूँ तो 30 डिवाइड बाय 300% सर। फिर किसने बोला है ये 25% अभी 30 डिवाइड में सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। इसको जब आप कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा ये 300%। 300 तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो आप यहाँ पर कुछ समझ पा रहे हो बात को। आपका C3 कितना परसेंट इवॉल्व कर दिया नेक्स्ट 3 डेज में 50%। लेकिन C3 आप हम यहाँ पे देख पा रहे हो 300% हो रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब समझो इस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहीं से। अब देखो पॉइंट समझो फिर आप C2S में अगले 87 डेज में पहले 3 दिनों के कंपेरिजन में C2S में अगले 87 नेक्स्ट 87 डेज में 3 दिनों के पहले के 3 दिनों के कंपेरिजन में 300% ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है। बात समझ रहे हो 300% ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है नेक्स्ट 87 डेज 3 दिन के पहले के 3 दिन के कंपेयर में। अब इससे कंक्लूजन क्या आपने ड्रॉ किया यहाँ से व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। इसका मतलब है C3A की हाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है। C3A की हाइड्रेशन क्या होती है बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुरुआत में बहुत जल्दी हीट इवॉल्व होती है बाद में कम होती है। शुरुआत में बहुत जल्दी हीट इवॉल्व होती है अप्रॉक्स 50% मैंने पहले बोला था हीट इवॉल्व कर जाती है स्टार्टिंग में। और लेकिन C3A जो आपकी जो C2S है इसलिए शुरुआत में बहुत जल्दी हीट इवॉल्व हो गई यहाँ पर बाद में कम होती है इसमें बाद में कम हीट इवॉल्व होगी। बट पर C2S की शुरुआत में हीट इवॉल्व होती है बाद में हीट ज्यादा इवॉल्व होती है। देखो C2S मैंने नेक्स्ट 87 डेज में पूछा था आपका 300% से हीट इवॉल्व हुई थी नेक्स्ट 87 डेज में। ये कहने का मतलब इसका मतलब है C2S की रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम है। C2S की रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम है क्योंकि हीट इवॉल्व कम होगी व्हेन हाइड्रेशन विल टेक प्लेस। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अब यहाँ से मैं ग्राफ अभी आपको मैंने यहाँ पे देखिए अब लेक्चर में यहाँ पे कहानी दिया हुआ है मैं काफी डिटेल में आपको समझा देते हैं एक्सप्लेन देखिए कैसे क्या होता है क्यों होता है ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस चीज से कि अब आपने कल भी पूछा था हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर इन C3A उसके बाद C3S में होगा फिर C4AF में क्योंकि इसका देखो अप्रोक्स दोनों का ऑलमोस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर C3S का ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू C4AF। इस ग्राफ को आप याद रखोगे आई मीन इस ट्रेंडिंग चार्ट को आप याद रखोगे इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी C3A विल हैव द मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब यहाँ पे देखिएगा एक अगला टर्म है वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन। बात समझिएगा पहले मैं समझा लेता हूँ फिर आप बात करेंगे अभी आपसे। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ये भी कंसेप्ट को समझिए। ये अब देखिए यहाँ पे ये मत बोलना अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ एक चीज और इस चीज में ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले कंसेप्ट में। ये मत बोलना C2S ने ज्यादा हीट इवॉल्व कर दी ठीक है ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं करी है। C2S की परसेंटेज हीट इवॉल्व लेटर स्टेज में ज्यादा है ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर C2S की परसेंटेज हीट इवॉल्व लेटर स्टेज में ज्यादा है। ये मत बोलना है कि C2S ने ज्यादा हीट इवॉल्व कर दी है इवॉल्व ज्यादा नहीं की है लेकिन लेटर स्टेज में उसका परसेंटेज ज्यादा है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था C2S जो है लेटर स्टेज में स्ट्रेंथ को गेन करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन जैसे उसका ज्यादा होगा वाटर से रिएक्ट करेगा हीट इवॉल्व करेगा उस चीज को मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर। फिर आपको मैंने 3 बार समझा दिया इस चीज को C2S लेटर स्टेज में कैसे स्ट्रेंथ को गेन करता है कैसे हीट इवॉल्व करता है। जब आपकी पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। अरे समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है। यस सर। अब देखिए अब मैं आपसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर किसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहा हूँ किसकी मैक्सिमम होती है C3A इसके बाद C2S की है फिर C4 सबसे कम किसका होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का C2S। अभी तक हीट ऑफ हाइड्रेशन बोक्स कंपाउंड के हम देख रहे थे किसकी देख रहे थे बोक्स कंपाउंड की। ये सब क्या है सब के सब बोक्स कंपाउंड है। इसका बोक्स कंपाउंड मैंने हीट ऑफ हाइड्रेशन देखा। अब मैं ओवरऑल सीमेंट की देखेंगे OPC की देखेंगे टोटल लिक्विड हाइड्रेशन किसकी देखेंगे अब हम
ओपीसी की देखेंगे, ओपीसी की ये कैलकुलेट कैसे होता है, कुछ नहीं करते हैं इसमें, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज को रखते हैं यानी प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे देख पा रहे हो, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल सबको ऐड कर रहे हैं, यानी प्रोपोर्शन ऑफ बोथ कंपाउंड्स को आप मल्टीप्लाई करते हो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव बोथ कंपाउंड्स को, इन सभी को ऐड कर देते हो, आपको टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अभी तक अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप यहाँ देख लो, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर है, आपको मैंने क्या होता है परसेंटेज देख लो यहाँ पर, आपकी सबकी आपको पता है इंडिविजुअली आपको सबका पता है ना, 3 दिन में कितना, आपको जितनी डेज से बोले उतने 3 दिन 90 दिन को पता है। इंडिविजुअली आपको पूछा 3 दिन पे C3 कितना है, 210 कैलोरी पर डे निकल रहा है। अच्छा ये बताओ 210 कैलोरी ये 3 दिन पे निकाल रहा है, तो पर डे कितना कैलोरी रिलीज हो रहा है इसका पर डे? 70 गुड, शाबाश। पर डे 70 कैलोरी पर डे, इसमें 70 कैलोरी पर ग्राम पर डे रिलीज हो रहा है इसके अंदर में, गॉट इट। तो अब यहाँ पे मैं ये देख रहा था आपका कि अब आप यहाँ पे देखिए कि आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये फॉर्मूला से बस आप ध्यान रखो, इतना ऐसा जितना इसमें जाएगा नहीं, आप लोग ध्यान रखो, ये फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। हेलो सर, अब यहाँ पे हाँ कुछ बोल रहे थे कोई? वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन को अगर हम कांस्टेंट करते हैं सभी में तो क्या होगा सर? देखिए कांस्टेंट कैसे कर लोगे बाबू आप सब में, मैं आपको वही चीज तो समझाने जा रहा हूँ अभी वो नेक्स्ट, पहले आप पहली क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज को क्या होता है, पहले वाटर रिक्वायर्ड कैसे, फिर आप समझोगे, पहले कहानी सुन लो फिर क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आपको बता दूंगा, आपकी क्लियर खुद हो जाएंगी डाउट, मैं खुद आपसे एंड टू एंड क्लियर। चलिए सर यहाँ वाटर की क्वांटिटी ml है ना सर? हाँ बोलिए। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ml होगी? नहीं, ये सब के सब परसेंटेज है, ये ओके सर। सबके सब किसमें परसेंटेज में बात कर रहा हूँ अभी, सबके सबको अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी उस टॉपिक पे गया नहीं, आप पहले पूछ रहे हो, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, 1 मिनट रुकिए, मैं समझा रहा हूँ फिर आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं वाटर रिक्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ, तो वाटर को भी उसी तरह फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम जैसे फॉर्मूला में पीछे में बताया था, जैसे हीट रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला निकालते हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालते हो ओपीसी में, वैसे वाटर रिक्वायरमेंट ओपीसी के अंदर में आप निकाल लेते हो। अभी तक समझे हो? अब हम पूरे देखिए, अभी तक आप इससे पहले सिर्फ बॉक्स कंपाउंड देखे थे, अब हम पूरे सीमेंट की देख रहे हैं, इन सब दोनों फॉर्मूले से पूरे सीमेंट की। अब देखिए वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन कितना होता है, आपको मैंने 1 मिनट इसको मैं क्लियर कर लूं फिर आप, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बोला था, ये आपको वाटर रिक्वायर्ड परसेंटेज में है, आपको मैं बोला था कुछ देर के लिए रुक जाओ, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, ये आपको बोला था। आप देखिए यहाँ पे जो टोटल वाटर रिक्वायर्ड है वाटर हाइड्रेशन के लिए कितना है, ये मैं परसेंटेज में यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे C3 की अप्रोक्स 20% है, C2 अपना जो C4AF है ये भी अप्रोक्स 20% है, ये 24% होती है निकल के आती है, और C2S की जो प्रोपोर्शन है वाटर की हाइड्रेशन होती है, अपनी वाटर रिक्वायर्ड होती है हाइड्रेशन की 21%। अब इस कहने का मतलब ये है, तो कितना पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए, उन सब की मैग्नीट्यूड लिख दी है इन टर्म्स ऑफ टोटल, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल वेट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल वेट। देखिए मैं आपको जो चीज अभी ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ये सब मैं आपको डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, किसी भी नोट्स कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगा आपको, बात समझ रहे हो, कंसेप्ट को मैं डील कर रहा हूँ इस चीज को। हाँ, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं काफी अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम के आपके क्वेश्चन यहीं से धराधर बनते हैं, अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जब मैंने हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात की थी, उस हीट ऑफ हाइड्रेशन में जो अभी बोल रहे थे, अभी 90 बोल रहे थे, अभी विवेक कुछ बोल रहे थे, ये यही टर्म बोल रहे थे, जब आप कैलकुलेट करते हो इसी फॉर्मूला से आपके निकल के यही आती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी 7 डेज में कितनी निकल के आती है, 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम निकल के आती है 7 डेज में हीट ऑफ हाइड्रेशन, और वही एट द एज ऑफ 28 डेज में जब रिपोर्ट करते हो अप्रोक्स 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम निकल के आती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, एक जनरल ओबीसी में इतना निकल के आता है 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। और 7 डेज में आपको 89 मतलब 90 कैलोरी पर ग्राम निकल के आती है, और एट द एज ऑफ 28 डेज 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम निकल के आती है। बस ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन से थी। अब मैं आपकी बात कहानी करने जा रहा हूँ, वाटर की बात कर रहा हूँ, ये जो आप वाटर कितनी रिक्वायर्ड है हाइड्रेशन के लिए, यानी इफ आई से वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन इज 20%, मैंने क्या बोला, इफ आई से वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ C3A, हाइड्रेशन ऑफ C3A के लिए पानी कितना रिक्वायर्ड है, इज 20%। इसका मतलब क्या है, इट मींस अगर 100 ग्राम C3A है, अगर इट मींस इफ वी हैव 100 ग्राम ऑफ C3A, तो इसमें 20 ग्राम पानी चाहिए इसको हाइड्रेट करने के लिए। बात समझ में आ गई?
कोई पूछ रहे थे ना अभी क्वेश्चन, आप बच्चों लोग कुछ पूछ रहे थे अभी क्वेश्चन, सर कितना चाहिए क्या चाहिए, अब क्लियर है कहानी। अगर 100 ग्राम C3A है तो इसमें 20 ग्राम पानी चाहिए, किसके लिए, इसको हाइड्रेट करने के लिए। क्लियर कहानी सर? हाँ बोलिए। सर वाटर को तो हम ml में मेजर करते हैं। मैं अभी आपको क्या बोला, मैंने इन टर्म्स ऑफ वेट की बात किया मैंने अभी, है ना। जब आप वॉल्यूम आपको मैं पढ़ाऊंगा, बैचिंग 2 टाइप के होते हैं, ml सब समझा दूंगा क्या कैसे मेजर करते हैं। गॉट इट। आप मुझे ये बताओ, वेट ऑफ वाटर और कितने का अप्रोक्स ऑलमोस्ट सेम निकल के आते हैं ना, वाटर के वेट और ml में कंपेयर करो तो अप्रोक्स सेम हो जाते हैं। कितने होते हैं बताओ आप, कितने होते हैं, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? मैंने सर। आगे कितना निकल के आता है बताओ? पता नहीं है। अब आपसे मैं अगर वेट पूछूं, 1 kg पानी कितना लीटर के बराबर, कितना ml हो जाता है, तो बताओ कितना निकल जाता है सर? क्या? अप्रोक्स 910 या 20 होता है, 920 ml। हाँ उसी के आसपास जाता है। आप देखने का तेल जो होता है, ऑयल का पैकेट जो होता है, तेल देखो, तेल जो होता है रिफाइंड तेल वगैरह, उसके देखना पैकेट के पीछे 1 लीटर 910 ग्राम रहता है। उसी के आसपास, तो लगभग सेम ही तो है क्या, इसमें थोड़ा सा वो 50-40 ग्राम के, हम उसको अप्रोक्स सेम ही लेके चलते हैं। हम जब वेट बैचिंग करेंगे ना, तो वहाँ पर हम लीटर में लेके नहीं चलेंगे, हर चीज को वेट में लेके चलेंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है इतनी, किसकी आ रही है ये, किसकी? वो अपने अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें अपने आप को उस साइड से, आई मीन म्यूट करें उसको, वो अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो आगे मैं देख रहा हूँ। मैंने क्या कहा था आपको, इफ आई से वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन इज 20% C3A में, इसका मतलब 100 ग्राम C3A है तो इसमें 20 ग्राम पानी चाहिए इसको हाइड्रेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए C3S कितना यहाँ पर है बताइए, C3S में कितना चाहिए होगा? 24, यानी इट मींस इफ 100 ग्राम अगर हमारे पास क्या है C3S है, देन इट रिक्वायर्स 24 ग्राम ऑफ वाटर टू हाइड्रेट इट, ठीक है। अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में इनको अरेंज करें, इसकी बात करें, वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में अगर इसको अरेंज करें, देन सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए होगा बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए होगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में अगर यहाँ देख पा रहे हो, C3S को ज्यादा चाहिए, फिर किसको चाहिए, फिर आप देख रहे हो C2S को चाहिए, फिर किसको चाहिए C3A और C4A दोनों अप्रोक्स सेम निकल के आती है। यानी देखो फिर हम यहाँ देखो सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए C3S फॉलोड बाय C2S फॉलोड बाय C3A which is approximately equal to C4AF। so this is the order of hydration, ये order है हाइड्रेशन, ठीक है, वाटर की हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए फिर से हमने पानी की रिक्वायरमेंट के अलग अलग बॉक्स कंपाउंड में निकाली है, ये सब अलग अलग बॉक्स कंपाउंड में पानी की रिक्वायरमेंट हमने निकाली है, सब अलग अलग निकाली है बॉक्स कंपाउंड में पानी की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर यू विल गेट टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन। अब मैं आपको कैसे निकलेगा ओपीसी के लिए, ये फॉर्मूला से आप निकालो, जैसे आपको पीछे मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया, टोटल ओपीसी का निकल जाएगा आपको वाटर कितना हाइड्रेट के लिए चाहिए होगा, गॉट इट, ये वैल्यू। अब आपको मैं अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट मेरा, अप्रोक्स 23% ऑफ वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। अप्रोक्स 23% पानी चाहिए बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कितना चाहिए अप्रोक्स 23% ऑफ वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इसको मैं समझाऊंगा अभी पूरा आपको। अबाउट 15% ऑफ वाटर इज एडेड इन सीमेंट टू गेट इंट्रैप्ड एयर वॉइड जो होगा सीमेंट में पार्टिकल्स होगा उसको हाइड्रेशन के लिए। अब कहता है हेंस टोटल 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। यानी देखिए तीन कहानी कर दिया, 23%, 15% और 38%, तीन कहानी लेके आएंगे यहाँ पर। अब आप देखो समझो इस चीज को क्या बोलना चाह रहा है, ये पूरी कहानी को नक्शल में समझिए आप। देखिए ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्या देखिए पूरी कहानी, टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी, हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी में कितना चाहिए होता है 23%। कितना चाहिए होता है 23% चाहिए होता है, 23% चाहिए होता है टोटल ओपीसी में, ठीक है। हर एक रिस्पेक्टिव बॉक्स कंपाउंड की वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख रहे हो, मल्टीप्लाई करके हर एक रिस्पेक्टिव क्या बॉक्स कंपाउंड की वाटर रिक्वायरमेंट को फॉर हाइड्रेशन को उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया हम लोग, उसको ऐड करके हम लोग उसको निकाल लिया, टोटल वाटर निकाल लिया हाइड्रेशन। इसको करने पे हमें टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितना आ रहा था 23% निकल के आ रहा था यहाँ से। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ओबीसी कितनी आ रही है 23%, यही निकालने से आता है। ये जब निकल कर आ गया 23%,
अब यहाँ पे देखोगे इसका मतलब है कि 100 ग्राम सीमेंट अगर है, 100 ग्राम सीमेंट है, उसको रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम पानी चाहिए होगा हमें? 23 ग्राम पानी चाहिए होगा। ठीक है, अब इशू क्या है? इशू समझिए अब, अगर आपने सीमेंट में 23 ग्राम पानी डाल दिया, सीमेंट में कितना ग्राम डाल दिया? 23 ग्राम पानी डाल दिया, ये 15 ग्राम पानी जो होगा, ये 15 ग्राम पानी ये जाकर उसके वॉइड्स में इंट्रैप्ट हो जाएगा। ये जो 23 ग्राम पानी डाला, उसमें से जो 15 ग्राम पानी था, वो जाके उसके वॉइड्स में इट विल गेट इंट्रैप्ट इन द वॉइड्स ऑफ द सीमेंट एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन यानी 23 ग्राम में जो आप पानी डाले थे, उसमें से 15 ग्राम पानी क्या हो गया? जाके उसके वॉइड्स में इंट्रैप्ट हो गया और वो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब कि हमने क्या किया कि आपको बताया, पहले 23 ग्राम डाला, 15 ग्राम पानी जाके इंट्रैप्ट हो गया, अब वो हाइड्रेशन में नहीं लेगा। तो हमने क्या किया? फिर से हमने तो ऐड कर दिया 23% पानी, बट इसमें से 15% पानी कहाँ चला गया? हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी। हमारी हाइड्रेशन क्या पूरी हो पाएगी जब 15% पानी जाके उसके वॉइड्स में जम गया? नहीं हो पाएगी पूरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये हाइड्रेशन पूरी करानी है, आपको 15% पानी और मिलाना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड 15% मोर वाटर। बात समझ पा रहे हो? आपने 23% पानी मिलाया था, वो 15% जाके उसके वॉइड्स में इंटरेक्ट हो गया। अगर जब वॉइड्स में जितना आपको रिक्वायरमेंट इतना पानी का है, लेकिन आपका वॉइड्स में इतना चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? कम हो रहा है ना 15% का पानी। तो आपको 15% और पानी मिलाना पड़ेगा, जो कि टोटल अगर करते हो, इन टोटल अगर वाटर नीडेड होगा हाइड्रेशन के लिए, वो निकल कर 38% आती है। वो निकल के कितनी आती है? 38%। आप ऐड करो, 5 3 8 2 1 3 38% निकल के आ रही है। यही मैं कहना चाह रहा था। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 15% पानी कहाँ जाके इंट्रैप हो गया है? वॉइड्स के अंदर जाके इंट्रैप हो गया है और वो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट। आप जैसा सवाल पूछेगा वैसा आप जवाब देना। एनी पॉइंट टू रेफर टिल नाउ? अब बताइए। नो सर, सब सही है। आगे समझ गए सर टोटल? सर वहाँ पे ABCD क्या होगा जो आपने ऊपर लिखा है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन? हाँ ठीक है। ABC सर जो PQ या आता है तो वाटर रिक्वायरमेंट। आप या तो क्या बोला मैंने? या आपको मैंने क्या बोला था? यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ बॉक्स कंपाउंड है वो इसके साथ में अप्लाई करोगे ना जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? C3A वगैरह जो हाँ, ये एक एग्जांपल समझने के लिए ऐसा किया है यहाँ पर। क्या मान लो ऐसा है 100 ग्राम ओपीसी, उसके अंदर तो देखो ओपीसी के अंदर तो ये सब रहेंगे ना, C3A रहेंगे, C4A रहेंगे, ये सारे कंस्टिट्यूएंट रहेंगे, चारों बॉक्स कंपाउंड रहेंगे। ऐसा नहीं इनमें से एक को निकाल के तुम बाहर हटा दोगे अपने हाथ से, ऐसा नहीं कर सकते हो ना। These all four compounds will be present in every cement because this is the main constituent। जब हमने दोनों आर्गिलिशियस और कैल्कुलिशियस कंपाउंड को जब ग्राइंड किया था और मिक्स किया था, उसको इंटरग्राइंड किया था और हीटिंग किया था, तो ये जाके हमारे बॉक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ था वहां पर। आपको मैंने पहले 2 क्लास में बताया ये कहानी। ये नहीं निकल गया है। जो टर्म है सर ABCD, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? वो कंफ्यूजन है। ये प्रोपोर्शन बता रहा है, वो प्रोपोर्शन बता रहा है यहाँ पर। हीट कितना है इसका प्रोपोर्शन, ये ऐसे निकाल लेंगे प्रोपोर्शन जो आपको मैं कैलकुलेट करके बताया था 300% 50, वो प्रोपोर्शन को निकालने का तरीका मैंने बताया था ये वाला। यहीं से निकाल के प्रोपोर्शन निकाल के, ये देखो इतना डिटेल में आपको जाना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि आप समझो क्या कह रहा है। कई बच्चे क्या होते हैं इस फॉर्मूला को देख के स्किप कर जाते हैं, क्या होता है कुछ भारी नहीं है, बस समझने की देर है ये। हालांकि डिटेल में आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में मेन पॉइंट पूछने वाला ये है। ये मेन कंसर्न था, ये जो मैंने आपको समझाया। 23% पानी चाहिए और 15% पानी उसके इंट्रैक्ट होते हैं वॉइड में। हमने डाला था 23%, 15% वॉइड में, लेकिन यानी 15% के पानी की क्या हो गया उसके अंदर? कमी हो गई। 15% पानी की क्या हो गया उसके अंदर? सही है, आवाज नहीं आ रही? कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जब 15% पानी के जब उसके अंदर डेफिसिट हो गई, आपको उस 15% को डालना पड़ेगा ना हाइड्रेशन इंपार्ट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रेशन तो हो गया पड़ेगा सर। हाँ बोलिए। वही सर 15% ऐड करना पड़ेगा उसमें एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा ऐड किया हमने तो कितना बन जाएगा फिर? 38% बन गया। क्लियर कहानी? यस सर। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पीछे से थोड़ा सा पूछूंगा, क्योंकि देखिए सीमेंट अब आपको ऑलमोस्ट ओवर होने जा रहा है। ये अब आपको कुछ नहीं बचा, आपको जितना भी जो समझने का था ना, और ये मतलब कंसेप्चुअल टाइप की बातें जो भी थी समझने वाली, ऑलमोस्ट आपके ओवर यहाँ पे हो रही है। क्योंकि अब आप मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे, आपने जब बेसिक सब चीज पढ़ लिया कैसे क्या क्या होता है हर चीज का यूज, अब आपसे बेसिक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है इसका। बात समझ पा रहे हो? अब आपसे क्वेश्चंस जो बनेंगे वो पूरे के पूरे
अब आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना है और टेस्ट पे पढ़ना है। तो बेसिक टेस्ट है, टेस्ट वगैरह सब देखना है। तो टेस्ट मैं बताऊंगा आपको हर एक टेस्ट को। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन अब करना जा रहा हूँ। चलिए मुझे ये बताइए, आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन में, चलिए मैं आपको दिखाते चलूँ। आपको मैंने क्या बोला था, कैंसर ऑफ सीमेंट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? एल्कलीज को। सर C4AF जैसे टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनियम फेराइट। अभी किसने किस गर्ल्स ने अप्लाई दिया? एल्कलीज एल्कलीज किसने रिप्लाई दिया था? कौन? यस सर। एल्कलीज को। गुड सृष्टि, यू आर गुड। एल्कलीज को हम लोग क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया था, आप लोगों ने इसको जब ध्यान से नहीं सुना। मैंने एल्कलीज को बताया था आपको इनिशियल क्लास में ही। एल्कलीज को क्या बोलते हैं? कैंसर ऑफ सीमेंट। कैंसर ऑफ सीमेंट यही रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से अल्कली एग्रीगेट का जो रिएक्शन होता है उसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? कैंसर ऑफ सीमेंट कहते हैं। अल्कली की वजह से हमारे इसमें क्या होता है? स्टेन आ जाता है, धब्बे आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है। फ्लोरेसेंस प्लस क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर देखने में भद्दा लगता है। स्ट्रक्चर का जो जो एस्थेटिक इंपॉर्टेंस है वो बर्बाद लगता है देखने में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैंसर ऑफ सीमेंट। याद रखिएगा इस टर्म को। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए आप लोग इसका मतलब रिविजन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब रिविजन नहीं कर रहे हो क्या? किए हैं सर। आपको मैंने बुक पे रेफर किया था, बुक पे जो रेफर किया, बुक से आपने देखा क्या? सर हाँ प्रशांत बोलिए। कह रहे हैं इफ्लोरेंस को हम अनसाउंड कह सकते हैं। ठीक है, इफ्लोरेसेंस अनसाउंड कैसे हुआ बताइए जरा। मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना सर, इसका जो वॉल्यूम था वो रहा नहीं। इफ्लोरेसेंस वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा बताइए प्रशांत। आप मतलब आप ही समझाइए। धब्बा हो जाता है सर। एक मिनट, आप अनसाउंडनेस से क्या समझे पहले मुझे आप ये बताओ। मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, इफ्लोरेसेंस वॉल्यूम चेंज कैसे कर दिया वो मुझे समझाइए ना। मैं देखिए मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा, इससे मत ये होना कि हाँ सर ने मुझसे पूछा, नहीं आप मुझे बताओ। उसका मैंने आपको क्या बोला था? धब्बा होता है तो उसमें कुछ वॉल्यूम आ जाएगा ना सर। नहीं मैं आपसे मैंने क्या बोला था फर्स्ट इसमें? क्या सर? आपको मैंने पहली क्लास में क्या बोला था? मतलब ये पहली क्लास की टॉपिक है ये। इफ्लोरेसेंस जो होगा ये हर एक बिल्डिंग मटेरियल के अंदर में प्रेजेंट होता है। हर एक बिल्डिंग मटेरियल जब प्रैक्टिकली सभी जगह प्रेजेंट होगा, इसके वॉल्यूम से क्या लेना देना है? इसके बिल्कुल आपको मैंने उस टाइम में क्या बोला था, जब भी कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होगा अफेक्ट किसको ही करेगा? वॉल्यूम को ही करेगा। आपको जब यानी क्लियर आपने नहीं समझा इस पॉइंट को। वॉल्यूम में आपका हर किसी का योगदान है, सल्फर से लेके मैग्नीशियस लेके लाइम का लेके अल्कलीज लेके हर किसी का योगदान है। इफ्लोरेसेंस आपको शुरू में बताया था मैंने ये, आप फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो। रिपीट नहीं करो, आपको मैं बताया था इफ्लोरेसेंस बिल्कुल वॉल्यूम क्रिएट करेगा, चेंज करेगा वहां पर, लेकिन साथ में ये एस्थेटिक इंपॉर्टेंस को भी खराब कर देगा। इसके वजह से क्रैक्स भी आ जाएंगे स्ट्रक्चर में वॉल्यूम की वजह से। ये मैंने बताया था आपको उस टाइम में क्लास में। इसको आप सुना करें क्लास को। ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन नहीं, अच्छी बात है ये। आप उस चीज को फिर से पढ़िए। नोट्स प्रोवाइडेड है, आप नोट्स को जाके देखिए, बिल्कुल उसमें मेंशन होगा, मैंने मेंशन करवाया होगा। जो आपको मेंशन नहीं है वो आज जो कंसेप्ट मैंने आपको डील किया वो सब मेंशन नहीं है नोट्स के अंदर में। कैसे क्या स्लोप, क्या उसके क्या ग्रेडियंट है, कितने वॉल्यूम, बिल्कुल आपके क्वेश्चन सही है, आंसर भी यही, वॉल्यूम चेंज करेगा। ठीक है, आगे पूछिए कोई क्वेश्चन, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़िए सर। अगला क्वेश्चन बताइए, सीमेंट में स्ट्रेंथ कौन इंपार्ट करता है? लाइम और लाइम और सिलिका। लाइम और सिलिका तो करता है, लेकिन आपको मैंने कल एक रिएक्शन करके बताया था, एक कंपाउंड आपका रिएक्शन मैंने करके बताया था, कौन सा जेल? CHSL जेल। आप जेनरिक बातें कर रहे हो, आप बिल्कुल जेनरिक बातें कर रहे हो, कौन कर रहा है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मुझे ही पता है। लाइम और सिलिका तो इंपार्ट करेगा स्ट्रेंथ को, लेकिन ओवरऑल ये आपकी अंदर की जाके बातें हैं। CHSL जेल उसमें इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ को। ये देखिए भोजपुरी गाना कौन बजाता है वहां बैठ के? चलिए ठीक है, मैं इसको आप लोग शायद रिवाइज कर लें, नोट्स को ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग इसको रिवाइज कर, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ अब। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ एक, कि अभी मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको बताऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग के दोनों सब मैं समझा दूंगा इसको कैसे होता है। बस एक बार मैं आपको रीड आउट कर दूंगा इसको। उससे पहले मुझे एक बेसिक सा टेस्ट पे मैं चलता हूँ।
चलिए आप लोग से मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, टेस्ट क्या क्या आप कैसे पहचानोगे सीमेंट कैसा है, क्या है, खराब है, यूज करने लायक है या नहीं है? आप लोग इंजीनियर हो, अपने कॉमन सेंस से बताओ क्या क्या टेस्ट करोगे? बेसिक फिजिकल टेस्ट विच यू विल सुनिए, मैं बोल रहा हूँ एक एक करके रिप्लाई करें सो दैट इट विल बी ऑडिबल टू एवरीवन कैन लिसन। आप लोग अगर ऐसे करोगे मिक्सिंग तो कोई नहीं समझ पाएगा। बोलिए आप एक एक करके बोलिए। सर रंग नहीं बनना चाहिए और कलर अच्छा होना चाहिए और फाइन नहीं। कलर अच्छा मतलब क्या? लाल कलर हो, ब्लू कलर हो, कैसा कलर अच्छा होना चाहिए? कलर तो बहुत होते हैं सर। बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं, कलर अच्छा होना चाहिए ये आपका नहीं है। कलर अच्छा मतलब कैसा कलर होना चाहिए? बाइंडिंग प्रॉपर्टी मैंने 2000 ग्रीन कलर का होना चाहिए सर उसको अगर फिंगर के बीच में फील कर तो स्मूथ लगना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है, फिंगर के बीच में आपने डाला तो स्मूथ होना चाहिए। लेकिन ये कलर देखिए, कलर आप ऐसे नहीं बोलिएगा, जेनरिक कलर होना चाहिए सर। यूनिफॉर्म ग्रे कलर शो होना चाहिए। गुड गुड गौरव। और बताइए सर। पहले तो फाइननेस टेस्ट करते हैं, बेसिक वही है सर। साउंडनेस टेस्ट होता है सर। सुनिए शहबाज, मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था फिजिकल टेस्ट। मैंने आपसे यही पूछा लेबोरेटरी टेस्ट क्या है? सर सीमेंट की बोरी में हाथ डालेंगे तो वो ठंडा लगना चाहिए। अब देखिए सृष्टि, इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आप चाहे जितने भी अभी लोग हों, ये सीमेंट की बोरी और रद्दी और छर और ये क्या क्या है, छर और सीमेंट और बोरी और क्या क्या बोलते हो, रेत और गिट्टी, ये सब टर्म नहीं है सिविल इंजीनियर के। These are the no सीमेंट जमा हुआ नहीं होना चाहिए। एक मिनट, you should speak in technical terms these basic word also. एटलीस्ट आपसे जब मैं बात करूं तो ब्रिक्स बोलूं, ये ना बोलो कि ईंट, ये ना बोलो कि गिट्टी, एग्रीगेट बोलूं, सीमेंट बोलूं, ये ना बोलूं कि सीमेंट की बोरी, सीमेंट के बैग बोलो आप। These are the basic terms. Okay? You should know it. और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें ये सब वर्ड को। ये शो करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। ओके? इसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको समझिए। आप लोग कोशिश कीजिए बोलने का। मैं आपसे पूछूं रेनफोर्समेंट बोलिए, सरिया मत बोलिए। फिर आप में और लेबर में क्या डिफरेंस रह जाएगा? वो भी तो सरिया बोलता है, रेत बोलता है वो। आप सैंड बोलिए या फाइन एग्रीगेट बोल दीजिए, सैंड बोलिए। ठीक है, आप देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या। आप लोगों ने ठीक है बताया, सही बताया कि अगर आप फिंगर्स में इसको रब करते हैं तो आपका कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब एकदम स्लिपरी। क्योंकि देखिए इसका साइज जो होता है ना सीमेंट का, 90 माइक्रोन से कम होता है। बात समझ पा रहे हो? इसकी साइज जो होती है 90 माइक्रोन से कम होती है, तो इसलिए इसकी जो स्मूथनेस होगी वो ज्यादा होगी इसके अंदर। जब आप दो फिंगर के बीच में रख के उसको रब करोगे, वो क्या होगी? वो स्मूथनेस होगा। दो फिंगर के बीच में जब उसको रब करोगे काफी स्लिपरी टेक्सचर फील होगा। अगला टेस्ट क्या करोगे आप इसमें? अगर कुछ अमाउंट सीमेंट को लेकर आप एक बकेट भरा हुआ पानी है, उसके अंदर आप उसके अंदर क्या करोगे? उसको थ्रो करोगे, उसको फेंकोगे ऐसे एक थोड़ा सा लेकर, तो उसमें क्या होना चाहिए? वो इट शुड नॉट फ्लोट नहीं करना चाहिए सर। सरफेस पे नहीं फ्लोट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो डूब जाना चाहिए नीचे जाकर। कहने का मतलब ये है सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 3.15। क्या होता है? 3.15 होता है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट मींस सीमेंट इज हेवियर देन वाटर। इट मींस इसका मतलब है कि सीमेंट जो होगा वो सेटल कर जाएगा नीचे। हम लोग देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों वाटर के रेस्पेक्ट में लेते हैं? तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम ले लो तेल के रिस्पेक्ट में, रिफाइंड ऑयल के रिस्पेक्ट में ले लो, सरसों तेल के रिस्पेक्ट में ले लो, पेट्रोल के रिस्पेक्ट में ले लो, लेकिन वाटर इज अबंडेंट इन नेचर। हमारे सामने में वाटर ही एक रिस्पेक्टिव पैरामीटर होता है, इसलिए आप उसके साथ कंपैरिजन का एक पैरामीटर बना लियो वाटर के साथ। वाटर का स्टैंडर्ड होता है 1 ग्राम पर सीसी, या फिर आप उसको 1000 केजी पर मीटर क्यूब आप ले लेते हो, उसके रेस्पेक्ट में आप हर चीज को कंपेयर करते हो। कहते हो ना ये चीज भारी है कि नहीं, आप उसको कैसे कंपेयर करते हो? डेंसिटी की मैं बात करूंगा, डेंसिटी के टर्म में पूछता हूँ कि भाई लोहा की क्या डेंसिटी बताओ। आप लोग बेसिक टर्म में ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बताइए क्या डेंसिटी स्टील की? 7.85 into 10 to the power 23 10 to the power 3 7850 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब का मैं अगर बॉक्स बना दूं, यानी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, उसके अंदर मैं स्टील को फिल करूं, उसका वेट लूं, उसका वेट कितना आ जाएगा? 7850 केजी पर मीटर क्यूब। इट विल बी द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। यानी डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी। यानी 7850 उसका डेंसिटी निकल के आता है। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं सीमेंट का कितना आ जाएगा, बताइए अब आप। 3.15 क्या क्या 1440 kg per meter cube ठीक है गुड।
इसका 144 kg per meter cube आ जाएगा। ऐसे में आपसे देखिए ये सब बेसिक आपको आना चाहिए, आप इंजीनियर्स हो, आपसे ये सब क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, आप कहीं आपसे एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, डेंसिटी बताओ से क्या होता है। अब ऐसे पूछोगे वुड का डेंसिटी क्या होता है, लकड़ी की डेंसिटी क्या होती है, वुड, ये सब आपको पढ़ना है। मैं आपको फिर देखिए दिमाग में आपको चलवा रहा हूँ सभी जगह से, ताकि आप दिमाग में इस चीज को रटे नहीं, आप कॉमन सेंस से बात करें सब चीज को, सो दैट यू कैन पीपल अंडरस्टैंड विद कॉमन सेंस। क्या लकड़ी वाटर पे फ्लोट कर जाता है इजीली? क्या वुड वाटर पे फ्लोट करता है, नहीं करता है? ये वुड फ्लोट ऑन वाटर, उसकी डेंसिटी क्या होगी, 1 से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। तो एक रफ आइडिया कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि कितना होगा, अप्रोक्स 700 से 800 के बीच में होगा या 600 से 800 के बीच में होगा? 6 से 7 नहीं देखिए, अब एग्जैक्ट नहीं होता है, हर वुड का अलग अलग होता है, ये भी फिर एक अलग पैरामीटर होता है। वुड के अंदर भी हर एक वुड का अलग है, टीक वुड का अलग है, हार्ड वुड का अलग है, सॉफ्ट वुड का अलग है, प्लाईवुड, सब अलग अलग है। वो एक रफ आइडिया इसलिए रेंज किया जाता है। अब रेंज में आपको होता है, एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते हो, रिपोर्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट हर चीज का, समझ रहे हो बात को? अब मैं स्टील की बात करूं तो कास्ट आयरन में कुछ और हो जाएगा, फिर ऐसे रॉड आयरन, ऐसे नहीं होता। आप एक रफ आइडिया बोलते हो, इतना होगा लमसम, बात समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे अगर पूछूं, देखिए मैं आपसे ये सब टॉपिक आपको सब पढ़ना है, सब चीज आपको पढ़ना है। मैं आपसे पूछता हूँ डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट आपका कितना होता है, यानी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको पूछूं मैं, एग्रीगेट का कितना होता है, एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको सारे टेस्ट पढ़ना है। एग्रीगेट का 2.7 के आसपास, ठीक है, गुड, यू आर गुड। 2.7 के आसपास होता है एग्रीगेट, जो कि हमारा जो आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट में सारे ये सब पढ़ाना है सब। 2.8 के आसपास, 2.7, 2.6 से ऊपर ही होता है जनरली हमारा, 2.4, 2.5, 2.6 ये सब रेंज में होता है। डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, कौन सी रॉक्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ठीक है, ये ह्यूमन का कितना होता है, ये देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, ये आपसे अपना कॉमन सेंस लगाओ, ह्यूमन का डेंसिटी कितना होता है, आदमी का बताओ कितना होता है? क्या 1000 से ज्यादा ही होगा। 1000 किलो, 1000 रुपया, 1000 क्या, 1000 रुपया, 1000 पानी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। इंजीनियर, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इंजीनियर का एक है यूनिट, आप हमेशा यूनिट में बात करें। यूनिट अगर नहीं बोलेंगे मतलब कुछ कोई सेंस नहीं होता है। यूनिट इज द मेन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आप बारीकी है, यूनिट अगर आप खेल लिए यूनिट के साथ तो आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। मैं आपसे पूछूंगा मीटर क्यूब ज्यादा ही हो, कितना, केजी पर 1000? मीटर क्यूब ठीक है, तो यानी क्या इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होगी? ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो इंसान डूब जाता है, तैरता नहीं। इंसान डूब जाता है तो फिर कैसे पानी में तैर जाता है, डूबता क्यों नहीं है? तैरना सर वो तो उसके फिजिकल मूवमेंट से सर वो तैरता है, लेकिन जनरली अगर वो स्टेबल नहीं है सर, वो अगर वो जब नदी या फिर समुद्र में जाए तो वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है सर। नहीं तो फिर डेड सी में कैसे इंसान है, आपने नाम सुना होगा डेड सी का, तो डेड सी ज्यादा है, डेड सी का सर वो बहुत ही ज्यादा साल्ट है सर, वहाँ डेंसर बहुत सॉल्टी है सर, वो सॉल्टी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे सर डेंस हो जाता है, वो डेंसिटी ज्यादा हो जाता है सर। ठीक है, गुड। तो अब आप कॉमन सेंस तो लगा पा रहे हो ना? अब ये बताओ, एक बंदर और भैंस दोनों क्या होता है, बफलो और बंदर, कहते हैं ना बंदर पानी में डूब जाता है, बंदर पानी से भागता है डर से, लेकिन भैंस क्या होता है, पानी में इजीली स्विम कर जाता है। कैसे स्विम कर जाता है सर? उसकी ऊंचाई ज्यादा है सर। किसकी ऊंचाई ज्यादा है? भैंस की। अच्छा, भैंस की ऊंचाई ज्यादा, भैंस की ऊंचाई ज्यादा तो भैंस का क्या होता है, बंदर। हाँ विवेक बोलो, क्योंकि इंसान कहा था ना, हम लोग भी बंदर के ही इससे इवॉल्व हुए हैं, हमारे भी पूर्वज रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो कहते हैं ना इस चीज को। तो आप लोग जब ह्यूमन और बंदर ऑलमोस्ट फीचर्स सेम है, ह्यूमन तैर के निकल जाता है, बंदर डूब जाता है, क्यों? A monkey sinks in water, but a buffalo or a human can swim easily. सर मंकी का सर अच्छा ये बताओ किसका दिमाग ज्यादा है, बंदर का दिमाग ज्यादा है या भैंस का दिमाग ज्यादा है? बंदर का सर। फिर बंदर कैसे डूब जाता है? इसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं सर, मतलब इन टर्म्स ऑफ सोचने समझने की शक्ति या फिर आईक्यू पावर, तो भी जांचा नहीं गया उन लोगों का। अच्छा जांचा नहीं, हम फिर एक मिनट सुनो, हम लोगों का जब आरके डीएनए जो पढ़ोगे अगले सब्जेक्ट में आरके डीएनए, हमारा तो वहीं से निकला हुआ है ना सब चीज। ये तो डार्विन की थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी कि वी आर फ्रॉम इवॉल्व फ्रॉम द, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हमारे पूर्वज कहें कि होमो सैपियंस जो कहते हो तुम, वो कहां से इवॉल्व हुए हैं? दीस पीपल आर इवॉल्व फ्रॉम
हमारा जो पूर्वज पहले क्या होता है, टेल हुआ करता था, फिर धीरे धीरे शॉर्ट आप पढ़े होंगे इसको ज्योग्राफी में, इवोल्यूशन पढ़े होंगे। सर डीएनए में चेंज भी तो लाता है, इवोल्यूशन जो है डीएनए में चेंज लाता है, उसके फिजिकल लाता है, लेकिन हमारा कहने की सिमिलरिटी तो उनसे मिलती है ना, ये मैं कहने का सेंस है। मैं ये कहाँ बोलूँ कि आप बंदर हो या हम बंदर हैं, ऐसा बोले कि हम बंदर हैं? नो सर, वी ऑल नो हमारा देखिए कॉमन सेंस की बात है, कॉमन देखिए बंदर का सरफेस एरिया कम होता है। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो जितेंद्र। बंदर का सरफेस एरिया कम होता है सर। ये गुड, ये जितेंद्र ने यही मैं टेक्निकली वर्ड पे लाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये अब पॉइंट को पकड़ा। आप टेक्निकली आंसर दो। आपने अभी तक जो आंसर दिया ना, लेमन लैंग्वेज में आंसर दिया आपने, उसका दिमाग ज्यादा है कम है, इससे क्या मतलब? दिमाग से कोई मतलब होता है? जहाज को कोई दिमाग थोड़ी है जहाज के पास, शिप के पास। शिप तैर जाता है लेकिन सुई डूब जाता है। कॉमन सेंस ये है कि आप उसमें जो होता है फोर्स ऑफ बुओयेंसी, आपने पढ़े होंगे एफएम में पढ़ा है आपने ये चीज? यस सर, यस सर, यस पढ़ोगे, डेटा सेंटर की वगैरह सब पढ़ोगे। बुओयेंट फोर्स क्या होता है उसमें, जो आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस सर, यस सर। बॉडी जो है अपने वेट का इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करता है, और जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उसके ऊपर उतना बुओयेंट फोर्स एक्ट होता है। जितना ह्यूज डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बुओयेंट फोर्स एक्ट करेगा, उसकी वजह से बॉडी इजीली फ्लोट कर जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा। यस सर, अब ट्रस्ट भी होगा। अब ट्रस्ट वही है, कंडीशन वही, वहां पर जैसे ट्रस्ट लग रहा है, अब ट्रस्ट, अब नाम से पता चल रहा है। अब ट्रस्ट यानी क्या? ट्रस्ट मतलब जैसे लगा रहे हो उसके ऊपर, आप लगा रहे हो उसको, बस ये ट्रस्ट हो रहा है। वर्ड को पकड़ने की कोशिश करो। गॉट इट? तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, देखिए अब आपके साथ साथ मैं सीमेंट को, अब मैं आपका जो उधर था एक सिस्टमेटिक वे में लेके मैं चला था, अब इधर से मैं आपको मिक्सिंग लेके चलूंगा, क्योंकि आपको टेस्ट भी पूछ लूंगा, कभी बीच में सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा दूंगा, और फिर इसमें टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट भी करेंगे हम लोग, और इसके अंदर फिजिकल पैरामीटर का टेस्ट है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बेसिक सा टेस्ट अभी आप जान लें, सीमेंट के अंदर जो हम लोगों ने क्या किया था, आप अगर सीमेंट के बॉडी के अंदर अगर हाथ डालें, योर हैंड शुड फील कूल। आपका हाथ क्या लगना चाहिए? ठंडा लगना चाहिए। जब आप बॉडी के अंदर हाथ डालो, अब देखो मैं भी आपके साथ साथ बोरी बोलना शुरू कर दिया, सीमेंट का बैग बोलूंगा, सीमेंट का ये देखो, अब क्या बोले, साथ साथ में होता है ना, संगति का असर भी हो जाता है साथ साथ में। बोरी बोरी करने लगा मैं भी, लेकिन आप जब जाओगे कहीं इंटरव्यू में पूछेगा तो बोलोगे सर सीमेंट की बोरी में, बोले ये क्या बोल रहा है, ये तो मतलब पूछेगा आप इंजीनियर हो या साइट पे काम वाम करके आए लेबर वाला, ये पूछेगा सीधे वो। इसलिए यू शुड स्पीक, हाँ सीमेंट बैग, सीमेंट के बैग की बात कर रहा हूँ मैं। When you insert your hands inside the bag of cement, your hands should feel cool effect, cooling effect होना चाहिए आपके हाथ में। होता है कि नहीं होता है? कभी हाथ डालकर देखा सीमेंट के अंदर में? यस सर, होता है। यस सर, गर्म लगता है, ठंडा लगता है? ठंडा लगता है। ठंडा लगता है, तो वो अच्छे सीमेंट का पहचान है। फिर दूसरा पहचान इसका आप देखोगे, जब आप सीमेंट को, मैंने क्या बताया था, when you throw into a bucket of water, it should sink. Since its specific gravity is 3.15, obvious, अगर वो फ्लोट कर जाएगा, it means cement is First, it can't be used for engine purpose. साउंड नहीं आ रहा था सर, क्या बोले? साउंड नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है सर, उसको एक मिनट देखिए, अब जा रही है आवाज? हाँ सर, आवाज यस सर, आ रही है। हाँ, मैंने आपको क्या बोला, जब आप सैंपल को जब आप देखोगे, जब उसमें क्या होता है, एयर लम्स से फ्री होना चाहिए, यानी उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेयर उसमें नहीं होना चाहिए। एयर लम्स अगर हो गया ना, देखते हो कई लोग मिस्त्री क्या करते हैं, भाई कोई बात नहीं, चलो यूज कर लेंगे बोरी में, ऐसे बोलते हैं, अरे ठीक है सब सही यूज कर लेंगे, और लम्स को क्या करते हैं, बैठ के तोड़ के छोटा पार्ट बना के उसको यूज कर लेते हैं उस सीमेंट को। क्या उसमें स्ट्रेंथ इंपार्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो उसको इनिशियल हाइड्रेशन करना था वो हाइड्रेट हो चुकी है सीमेंट के अंदर, यानी उसका जो इम्पार्ट जो स्ट्रेंथ आना था, वो सीमेंट अपना स्ट्रेंथ अपने आप में लेकर बैठ गया, के लिए सीमेंट ही वो आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ में इम्पार्ट, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने मन को सेटिस्फैक्शन कि आप यूज कर लियो, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन दैट मच स्ट्रेंथ व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सीमेंट बैग। गॉट इट? यस। अब दूसरा चीज मैं, हाँ बोलिए। सेटिंग टाइम देखेंगे उसका अच्छा है या नहीं? ये सारा चीज मैं आपको बताना, सेटिंग टाइम वगैरह ये सब हमारा क्या लेबोरेटरी टेस्ट है। सेटिंग टाइम तो है, लेबोरेटरी टेस्ट में जब आप पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, पहले कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे कितना होता है, फिर विकेट टेस्ट देखेंगे, विकेट में क्या होता है, क्योंकि वहीं से हम इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम हम निकालेंगे, वो कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे, तो वहां से हम पता करते हैं। सब लेबोरेटरी टेस्ट है। मैं अभी सिर्फ आपसे फिजिकल टेस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगा, एक्सप्लेन द, अगर वो बोलता है सिंपल एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ सीमेंट, सिंपल टेस्ट बोलेगा, तो आप उसमें बाइफरकेट करना फिजिकल टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट।
फिजिकल टेस्ट में आप 4-5 पॉइंट लिख देना सीमेंट के बारे में, यही जो मैंने अभी डिस्कस किया। यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए, हाथ इंसर्ट करो इनटू द बैग ऑफ सीमेंट, देन इट शुड बी कूल इफेक्ट। जब आप उसको बकेट में ये बताया, आप उसमें सिंक कर देना चाहिए, और सैंपल में एयर लम्प प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक टेस्ट है, बात समझ में आया? फिजिकल टेस्ट है, मतलब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप ये बेसिक टेस्ट करके बता सकते हो कि दिस सीमेंट इज गुड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, यानी इट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। गॉट इट? बट जब आप फिर ये आपको ये बेसिक हो गया, बट यू हैव टू कैरी द ऑल द टेस्ट। हेलो सर, स्मेल आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, फिर से बोलिए। सर स्मेल से भी टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्मेल से पता कर सकते हैं, लेकिन पता चला किसी को अस्थमा है, डस्ट से एलर्जी है, नाक में ले लिया धूल, उसकी हालत खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे आप वहाँ पर? नहीं सर, फिजिकल टेस्ट में तो ये सब फिजिकल टेस्ट में है ये भी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सिग्नल भी है। आप देखिए फिजिकल टेस्ट मतलब आप अपने नजरिए से, कई लोग आप देखिए एक्सपीरियंस से भी कई लोग पहचान लेते हैं, एक्सपीरियंस से पहचान लेते हैं ना कि सीमेंट फ्रेश है कि नहीं फ्रेश है। हाथ में डालोगे वो समझ जाएंगे ग्राइंडिंग के इफेक्ट से ही कि बॉडी कितना फ्रेश है। भले उस पर डेट देखिए, कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, आप देखना, आप पढ़ना सीखेंगे बॉडी को, सीमेंट के बैग के ऊपर पे जाकर आप जब देखेंगे, आप जाके देखिए, आप इंजीनियर्स हो, यू शुड सी इट। जब आप देखेंगे उसके ऊपर कैसे लिखा होता है, मंथ, डेट और ईयर, हर चीज मेंशन होता है, व्हेन इट इज गोइंग टू एक्सपायर। अच्छा ये बताइए सीमेंट के बैग पे क्या-क्या लिखे होते हैं? सर पहले तो लिखा होगा कि टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए, जहाँ वो स्टोर हो, वेयर हाउस वगैरह में, स्टोर हाउस में क्या लिखा होता है पहले? टेम्परेचर का रेंज मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बोलते चलिए। फिर मॉइस्चर उसे साफ में प्रिकॉशन मेजर्स लेने होंगे ताकि मॉइस्चर ना लग जाए। ठीक है, वो सब लिखो, वो सीमेंट के बैग पे ये सब नहीं लिखा होता। सीमेंट के बैग पे लिखा होता है पहले उसका तो वेट कितना केजी का है, कितना केजी का सीमेंट बैग आता है? केजी सर, 50 केजी सर, 35 50 केजी आता है, वॉल्यूम उसका 35 केजी होता है। वो लीटर, वो पानी को उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन कितना होता है? 50 केजी की मैं बात कर रहा हूँ, केजी है ना, वॉल्यूम ठीक है 35 है, लेकिन केजी कितना है? 50 केजी होता है, 50 केजी है ना, 50 केजी का बैग आता है। बैग के ऊपर तो आप देखोगे उस पर सबसे पहले वेट लिखा होगा, टाइप्स ऑफ सीमेंट लिखा होगा, क्या यूज कर रहे हो, ओपीसी है, पीपीसी है, आरपीसी है, आरएससी है, ये कौन सा वो टाइप लिखा होगा, ठीक है। अगर साथ में उसके साथ कोडर भी लिखा होगा बगल में, मान लो अगर पीपीसी यूज कर रहे हो तो 1489 कोड लिखा होगा आपको उसके बाजू में। वो से एक जनरल मैं आपको बता दूं कि आपको ऊपर पे एक आईएस कोड स्पेसिफिकेशन होता है, वो लिखा जरूर रहेगा सीमेंट के बैग के ऊपर पे। वो आप इंजीनियर हो, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, और उसमें लिखा होगा। हाँ आईएस कोड तो सब में रहता है। हाँ बिल्कुल लिखा, वो उसके ऊपर मेंशन रहता है, उस पर बैग के ऊपर मेंशन रहता है, आप देखना जाकर बोई को। और सीमेंट की फिर ब्रांडिंग का नेम होता है, ब्रांडिंग नेम होगा, ब्रांडिंग का नेम होगा, सीमेंट टाइप होगा, कितने केजीज हैं, और फिर आपका ये जैसे व्हाइट सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट कितने केजी के बैग में आते हैं? 20 केजी सर, 20 केजी में 35 से दो आता है, 40 केजी में आते हैं व्हाइट सीमेंट, है ना। जेके बुरला पुट्टी ये सब जो आता है 40 केजी में सब आता है, सब 40 किलो का बोरी आता है, ठीक है। वो तो हर मैन्युफैक्चरिंग अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ 20 केजी का, 1-1 केजी का पैकेट आता है। ये थोड़ी बोलोगे सर 1 केजी का भी आता है, स्टैंडर्ड में पूछ रहा हूँ। 1 केजी का भी आता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे। आप जाओगे तो आपको खुला भी दे देगा 200 ग्राम, 500 ग्राम, बोलोगे सर आधा किलो भी आता है। मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। सीमेंट भी आपको 10 किलो दे देगा, जाके जाइए, आपको दे देगा आपको 10 केजी। ये भी सर आपका अवे फ्रॉम मॉइस्चर भी लिखा रहता है क्या सर? ये भी मैंने देखा है कहीं, कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर। देखिए वो सब इसके सेफ्टी प्रिकॉशन मैं लूंगा। सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे होते हैं, कितने वॉल से कितना डिस्टेंस पे अवे रखना है ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें। एक बार में कितने स्टैक्स को डालना है बैग का, पता चला कि आप एक साथ पूरे एकदम जोश में आके 50 से 100 बैग एक साथ लड़ी लगा दिए ऊपर तक, और नीचे से मॉइस्चर कैसे आप पता है कैपिलरी। अभी मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए डिट किया, टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर जो है राइज होता है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। ये आपको बताऊंगा, ये कैपिलरी वाटर, जेल वाटर, कंबाइंड वाटर, ये काफी टाइम लग जाएगा इसको समझाने में, ये मैं आपको समझा दूंगा कैसे होता है ये। लेकिन फिर एक नक्शल में समझ लो, वाटर में जैसे फ्रीजिंग एक्शन होता है, फ्रीजिंग एक्शन जैसे पानी के अंदर जैसे रूट्स होता है प्लांट्स में, पानी कैसे होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू नीचे से ऊपर जाता है, फ्रॉम द रूट द शूट्स, फ्रॉम द रूट्स द शूट्स एंड टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट। इन द सेम वे आप जब देखते होगे बिल्डिंग में, जब भी आपकी डैम्पनेस होती है, डैम्पनेस कभी भी टॉप फ्लोर से नीचे फ्लोर पर नहीं आती है, डैम्पनेस हमेशा कहाँ जाती है? बॉटम फ्लोर से लगते लगते ऊपर पहुंचता है। यानी वाटर के अंदर क्या होता है? फ्रिंज एक्शन होता है। फ्रिंज मींस उसके अंदर कैपिलरी एक्शन होता है, वो एक पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तो धीरे धीरे मॉइस्चर जो होता है, रेडियस ऑफ मिस्कस का फॉर्मेशन होता है। रेडियस ऑफ मिस्कस इस सेंस को आप समझो, उसमें कितना ड्यूरेशन, कितना दायरे तक वो अपना दायरा फैला लिया है पानी फैलते फैलते। बात समझ पा रहे हो?
मैं आपको समझाऊंगा। ये सब कैपिलरी एक्शन आपको एटम में भी पढ़ना है, एटम के अंदर ही पढ़ना है, सॉइल के अंदर भी पढ़ना है। लेकिन ये आप देखोगे उसके अंदर बैग्स को हम कितना दूर से स्टोर रखें, वॉल से मैक्सिमम 10 बैग को एक बार में स्टैक कर लें, कितना डिस्टेंस हाइट होना चाहिए फ्लोर से भी, क्योंकि मॉइस्चर कहाँ से आना चाहिए, मॉइस्चर तो फ्लोर से अटैक होगा ना, इस प्लेटफॉर्म को रखना है। ये हर एक चीज का स्पेसिफिकेशन है, ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में प्रिकॉशन। पहले उसको समझ लो क्या क्या कैसे बनता है, क्या यूज होता है, लास्ट में उसका देख लेंगे सावधानी। कि पहले ही पता चला कि अभी इनिशियल मतलब बच्चा हुआ नहीं कि उसको रेस दौड़वा सीधे ओलंपिक दौड़वा थोड़ी दिया जाएगा उसको। बनाए पहले 9 महीना का रेस दौड़वाओ, फिर ओलंपिक में दौड़ेगा वो। तुम लोग दौड़ जाओगे ओलंपिक रेस भी, अभी रुक जाओ, तुम लोग इतना सफिशिएंट, इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे आने वाले टाइम पे, मैं इतना कर दूंगा। चलो मैं इसको भी एंड करता हूँ सेशन को, मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास कभी क्लास लीजिएगा, क्या बोले डिजास्टर कभी क्लास लीजिएगा। ये डिजास्टर देखो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं कि मैं रोज उसका क्लास लूँ, बात समझ रहे हो। डिजास्टर को मैं आपको शेयर समझा दूंगा क्या क्या है, और उसमें डिस्कशन कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा डिजास्टर में, क्योंकि वो सब ऐसा टॉपिक है कि आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन से ना, वो डेफिनेशन क्या लास्ट में ही सर, क्या फर्स्ट में से क्या है, कुछ नहीं सर। क्या बोला फर्स्ट में से क्या है, फर्स्ट में से एग्जाम है क्या, बोलिए बोलिए, शर्मा क्यों रहे हो बोल रहे हैं सर, हैं? टॉपिक बोल रहे हैं सर, लास्ट में भी चल सकता है इसीलिए। अच्छा नहीं देखिए लास्ट पे क्यों रखे, जब हम टाइम है तो सफिशिएंट कवर करते चलेंगे, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, कवर जियोलॉजी सर, जियोलॉजी सोच रहा स्टार्ट कर दूंगा आज। वैसे जियोलॉजी का आप लोगों के पास जियोलॉजी की कौन सर डिजास्टर की जगह जियोलॉजी कीजिए सर। कौन बोल रहे हैं, हर्ष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो डिजास्टर? हाँ मैं जियोलॉजी लेने, देखो एक्चुअली क्या है ना, जियोलॉजी मैं आपको लूंगा, जियोलॉजी मैं सोच रहा हूँ कवर करने का, और जियोलॉजी जो है ना उसमें कुछ पार्ट आपको इसमें भी पढ़ना है, मटेरियल टेस्टिंग में। तो मैं ऐसा करूंगा कि उधर जब कवर हो जाएगा तो इधर आपको कवर करने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज को, आप समझ रहे हो। आपका 2 साथ में कवर करने की कोशिश करूंगा। स्टोन्स वगैरह के बारे में जो पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्टोन्स क्या होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज मैं एक ही जगह डील कर दूंगा आपको, जितने भी टेस्ट होते हैं स्टोन्स का, ताकि आपको इधर फालतू का टाइम वेस्ट ना करना पड़े, मटेरियल टेस्टिंग फिर उसी चीज को रिपीट ना करना पड़े। आज जियोलॉजी चालू होगा सर। एक मिनट सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है सर। हाँ ठीक है, आप लोग जाओ मैं आप एंड करो, आप लोग, मैं आपको क्लास लेता हूँ। मैं बताया था जियोलॉजी हो या फिर आज जनरली डिस्कशन होगा, जियोलॉजी भी होगी तो डिस्कशन होगी, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, जल्दी बोलिए। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग अब जाइए, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, स्टे सेफ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हाँ ठीक है, जाइए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, बाय सर।